हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस पीसीएस पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार। और देखिए, इस वीडियो से हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज। इसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग लिए हैं और ये घटना चक्र का ये है। आपको आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी जितना पुराना साल से है आपको अभी तक का, ये 68वां बीपीएससी तक का लेटेस्ट है। तो 69 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट का घटना चक्र जो स्टेट पीसीएस का आता है, सभी मतलब स्टेट पीसीएस का कंबाइंड वाला, वो हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। जैसे इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फिजिक्स हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, सब डिस्कस कर दिए हैं हम लोग, जाकर देख लेंगे। और यहाँ से ये बीपीएससी स्पेशल चलेगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसमें हमारी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। लेट्स स्टार्ट, क्या चीज़ें हम। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन से देखते हैं। ये देखिए, बीपीएससी का अगर आप इस साल का क्वेश्चन देखिएगा तो पॉलिटी में ज़्यादा टफ नहीं आता, लेकिन ऐसा है ना कि अब थोड़ा सा माइंडसेट तो पकड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। लेकिन पीवाईक्यू से ही सारा चीज़ ये पता चलता है किसका वेटेज क्या है, और क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे इसी सब टॉपिक्स में, थोड़ा सा थीम्स में वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक्स तो ये आपको देख के आइडिया लगेगा, तो ये चीज़ कर लेंगे। और हमारे प्रेमो वर्ल्ड सिविल चैनल पे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही फास्ट वे में होगा, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रेमो वर्ल्ड सिविल चैनल पर। यूपीएससी के लिए अगर कोई कर रहे हैं तो PREMAMWORLD वर्ल्ड सिविल सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है। और ईपीएफओ के लिए भी प्रेमो वर्ल्ड सिविल पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, तो जाकर देख सकते हैं। PT65 का भी ये हम लोग इसी चैनल पे आईएएस पॉसिबल पे कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो देखिए, 26 जनवरी को ही दिन क्यों चुना गया, मतलब संविधान को आपको एडॉप्ट करने का जो दिन है, 26 नवंबर 1949 को तो हम लोग अपना एडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन 26 जनवरी को ही ये इनेक्ट करने का, लागू करने का बात किया गया था। तो ये चीज़ है, क्यों किया गया था। तो आपको भी पता है, जब 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये कौन सा लाहौर सेशन था कि कौन सा था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। रावी नदी के किनारे क्या झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये सब आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। ये कांग्रेस ने इस स्थिति को अपनो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन जाकर पढ़ेंगे तो ये वही है। 24 ये दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, तो उसमें डिसाइड किया गया 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये इजी है। और यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देंगे। भारतीय संविधान में कितना ये अनुच्छेद है, कितना अनुसूची है, कितना ये चीज़ है, ये आपको बताना है। ये देखिए, आर्टिकल नंबर अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, 400 से प्लस भी आई थिंक हो चुका है। लेकिन उसका जो नंबरिंग किया गया है 395 के अंदर कहीं किया गया है, तो ये 395 ही है। और 22 पार्ट है, भाग है, और 12 शेड्यूल या ये सूचियाँ है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है केवल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को भी लेकर यहाँ पे वर्ड बताते जाएंगे, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी है। और इतना तो आप लोग हिंदी भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले। चलिए, भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल्स है, तो अभी हम लोगों ने देखा 395। तो यहाँ पे देखिए 400 से अधिक आर्टिकल, ये किस तरह संख्या के बेसिस पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि 22 भाग 395 अनुच्छेद, अब 800 अनुच्छेद थी शुरू में, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए बढ़ा कर दिया गया, बढ़ाकर। ठीक है, 450 से अधिक अनुच्छेद हो गया है संख्या में अगर देखिएगा तो ये चीज़ है। 400 से अधिक, 500 से तो कम ही है। यहाँ पे देखिए, ये मिलान करना है किसमें कितना आपको लिस्ट में ये शामिल है। तो यहाँ देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा संघीय सूची। देखिए, संघीय सूची में कितना है, ज़्यादा है कि कम है। तो संघीय सूची में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड, ये आई थिंक 100 हो गया है। इसमें से अभी ये पुराना डाटा है 2016 का, अभी का देखिएगा। ये राज्य सूची में कितना है, तो राज्य सूची में आई थिंक कि आपको 66 है थोड़ा सा, और सबसे कम सोमवती सूची में है। तो ये भी डाटा थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज है। देखिए, यहाँ पे ये पुराना ही डाटा दिया जा रहा है, अभी के अनुसार ये 98 नहीं है, शायद ये भी ज़्यादा है। करंट अफेयर में आप लोग अपडेट कर दिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष होता है, एक पंथ निरपेक्ष होता है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मतलब कि क्लियर होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि किस शब्दों को ये विचारानुक्रम, मतलब कि किस क्रम में इसको डाला गया था आपको, मतलब कि जो प्रियम्बल है, अपना प्रस्तावना है, उसमें कैसा है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो एक डी आ जाएगा। और उससे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक, ये है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये आएगा सी, फिर ए, फिर डी, और फिर आ जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, तो ये आप लोग प्रियम्बल जाकर ये एडिट कर सकते हैं। और 3 वर्ड जोड़ा गया था, ये आपको सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये सामाजिक, और ये धर्मनिरपेक्ष, और ये इंटीग्रिटी मतलब
एकता वाला। तो ये आप लोग बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, क्या 42 था, क्या आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया था। तो देखिए समय अभी मैंने बताया ये सोशलिस्ट जो है समाजवादी ही है। किसके तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 1976 में यह आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इतना ज़्यादा मतलब कि इसमें अमेंडमेंट करके लाया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सुपर फास्ट डिवीजन हम लोग करने फास्ट करेंगे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए नया स्टेट बनाना है, अगर मान लीजिए बिहार को अलग करके कोई और स्टेट बनाने का बात चला, जैसे झारखंड जब चला था, तो इसमें साधारण जो है आपको ये वोटिंग या बहुमत की ज़रूरत होती है। यहाँ आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आप देख सकते हैं संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया मतलब कि अपनाई नहीं जाती है, ठीक है, और साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। बस ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है आपको एक क्रम से याद करिएगा, 15, 16 और 29, 30 और बीच में 19 है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग इतना जो बताया ना, ये आपको फॉरेन जो सिटीजन है उनको भी ये चीज़ प्राप्त है। तो 15 में क्या है आपको ही पता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और 16 में एम्प्लॉयमेंट ये रोजगार वाला आना, इसमें आपको भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में ये अल्पसंख्यकों का अधिकार वाला है। 30 में क्या है आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। 29, 30 में दोनों में ये उसी से रिलेटेड है, माइनॉरिटी वाला। तो यहाँ पे आपको एक हो गया ये वाला। 19 में है भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 नंबर। और 29 नंबर में हो गया अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ये कानून के समक्ष समता है, तो ये तो 14 नंबर आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला है। तो ये दोनों को नहीं है। ये आपको यहाँ पे देखिए गैर नागरिकों को, ये आपको ये जो है भाषण के व्यक्ति की स्वतंत्रता ये, और ये अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 1 और 3 जो है आपको केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो ये जितना भी आर्टिकल है 15 आर्टिकल 16 नंबर 19 नंबर 29 नंबर 30 नंबर ये केवल आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। इसमें फॉरेन सिटीजन को ये प्राप्त नहीं है। तो ये वाला चीज़ देख सकते हैं, ये 19 नंबर और ये 29 नंबर। उसके अलावा ये जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण 21 नंबर में है, तो वो गैर नागरिकों को भी ये चीज़ प्राप्त है। और ये कानून के समक्ष समता ये आपको सभी को प्राप्त है, ये इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन हो, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर पूछ लिया है, तो राष्ट्रीय झंडा को फहराना तो 19 के ई के अंदर में है। तो मतलब कि अपना अभिव्यक्ति और जो स्वतंत्रता वाला ये है आपको फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ये एक्सप्रेशन वाला, तो उसमें है। तो आप देख सकते हैं बी नंबर आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये बहुत पहले का बीपीएससी 2011 का है, तो उस तरफ फैक्चुअल आता था। तो ये कब जोड़ा गया था, अप्रैल 2010 में ये जोड़ा गया है। 86वां जो 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया एक्ट 2002 के अंतर्गत, तो वो आपको 21 का ये में जोड़ा गया, ये वाला आर्टिकल नया आर्टिकल जोड़ा गया। उसमें 6 से 14 वर्ष का जो आयु के सभी चिल्ड्रन थे उनको फ्री एंड ये आपको कंपलसरी एजुकेशन देना था, ठीक है। ये पहले आपको डीपीएसपी में था, तो 0 से लेकर 14 तक, तो अब उसमें 0 से 6 रह दिया गया है और यहाँ 6 से 14 फंडामेंटल राइट में ला दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो उस समय बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन आता था, और फिर से ये आपको ई ऑप्शन हटाने पर विचार चल रहा है, आई थिंक ये हट ही जाएगा। तो ये अच्छा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सब 2010 ही है, और उसमें डेट पूछ लिया है 1 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल। तो ये 1 अप्रैल को आया था, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। ये देख सकते हैं कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो फंडामेंटल राइट भी है। तो देखिए यहाँ पे काम का अधिकार, तो ये तो होना ही चाहिए आपको। शिक्षा का अधिकार ये भी होना चाहिए, ठीक है। और सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी है। मकान का अधिकार ये है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति का है, यहाँ पे ए और सी जो है, ये सूचना का अधिकार और ये आपको शिक्षा का अधिकार, दोनों को आपको फंडामेंटल राइट माना जाता है। ये मकान का अधिकार और काम का अधिकार इसमें नहीं कंसिडर किया गया है, ठीक है। 86 के अंतर्गत ये शिक्षा का अधिकार आया था, आपको पता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में ये दिया गया कुछ यहाँ पे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको सूचीबद्ध किया गया है। तो बताना है कि कौन कौन सा ये आपको पार्ट 4 में है। तो क्या ये सब डीपीएसपी का पार्ट है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये तो डीपीएसपी का पार्ट है। समान नागरिक संहिता जिसको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है, तो आर्टिकल नंबर बताइए आप लोग, क्या 44 है क्या। और ये छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये दोनों जो है इसमें पार्ट 4 में तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप 3 और 4 को अगर एलिमिनेट करना करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा बी, ये आपको पता है तो वहाँ से भी निकल जाएगा। 60 से 62 में ये पूछा गया 2016 में,
देख सकते हैं, ये आर्टिकल वाला आप लोग पढ़ लेंगे। 44 में क्या, समान नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, ये वाला है। और 39 के डी में आपको समान कार्य के लिए ये समान वेतन, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर लाया गया था। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा आर्टिकल था फ्रेंड, अभी आप लोग बताइए। देखिए, ये आपको 42वां था, तो ये 1976 अभी हम लोगों ने देखा था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो उसमें आपको यहाँ पे संविधान के अंतर्गत ये आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, ये आप लोग बताइएगा। क्या स्वर्ण सिंह समिति कमेटी था क्या? देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, ये देखिए 2022 में 67वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, री एग्ज़ाम जो हुआ था। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कितनी भी बार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार, ये कोई फिक्स नहीं है, जितना बार चाहे उतना बार वो लड़ सकते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है, ये मतलब कि अपने जो उनके सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ अधिकारी जो हैं, उनके द्वारा या सीधे भी कर सकते हैं। ये जो वर्ड है, इसका मतलब आंसर यही होगा। मंत्री के द्वारा डायरेक्ट, मतलब कि ऐसा नहीं ना, मंत्री के द्वारा जैसे राष्ट्रपति हैं तो उनके अंतर्गत बहुत सारा, मतलब कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके अंतर्गत भी करवा सकते हैं, या डायरेक्टली भी कुछ अपना दे सकते हैं। ये जो भी आपका मतलब शक्ति है उनका, वो पावर आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे कि उनका कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका वीटो पावर है, ये उनका आपको लेजिस्लेटिव पावर, उनका उनका एग्जीक्यूटिव पावर आप सब देखे होंगे, ये सब जुडिशियल पावर, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, देखिए राष्ट्र, ये प्रेसिडेंट का भी आपको सीट वैकेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट वैकेंट हो गया, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा, तो ये एक कन्वेंशन आ रहा है, तो इसी के अनुसार ये भारत का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। नहीं, कन्वेंशन यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 65 के अंतर्गत मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, मतलब रिजाइन कर दे या हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार ये आपको वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे, या वो भी नहीं रहें तो जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि जो ये क्या बोलता है एकदम, मतलब कि वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं, वो आपको ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, वो बन सकते हैं। यहाँ पे वो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन भी लाया था 1969 में, उसके अंतर्गत भी ये चीज़ दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 65। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे तो ये चीफ जस्टिस आ जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का काम करेंगे। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, तो यह 12 नंबर की थी, लेकिन यहाँ देखिए ये 13वें राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, और लेकिन क्रम में ये 12 नंबर की थी। उस तरह से द्रौपदी मुर्मू का एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक, तो वो पूछा था, तो उसमें ऑप्शन में ही कुछ था, तो उसको ऑप्शन ये बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो यह 15वीं नंबर की राष्ट्रपति थी, और आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक विधेयक, मतलब कि एक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए, बिल को एक्ट बनाना है, ये विधेयक बिल होता है, अधिनियम एक्ट होता है। तो जब ये राष्ट्रपति अपना सहमति दे देंगे तो ये जाकर आपको जो भी आपका बिल है वो एक्ट बन जाता है। आप लोग आर्टिकल नंबर 111 में जाकर पढ़ सकते हैं, ये ईजी है। 2022 के भारत में 16वें राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 788 कैसे है। तो आप लोग बताइएगा 500 कितना है लोकसभा में, पहला 45 था, अब 543 है। और आपको राज्यसभा में कितना है ये बताइए। 245 है क्या, तो 538 और 448 और 52 788, यहाँ देख सकते हैं ये एग्जैक्ट आ गया। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं कितना नॉमिनेटेड है, ये 12 जो है आपको नॉमिनेटेड है, और इलेक्टेड 233 है। 543 आपको ये इलेक्टेड आपको लोकसभा में है, दो जो पद रहते थे आपको वो हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला। आप लोग आई थिंक कि वो संशोधन बिल एक्ट भी पढ़ लिए होंगे सब। कितना नंबर का था वो बताइएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक था, तो ये 12 नंबर का। ये एक जो फैक्चुअल है, ये जब कोई अगर मान लीजिए अभी द्रौपदी मुर्मू है, उस तरह का आप लोग याद रखेंगे बस। अभी के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सुरक्षा समिति, नेशनल आपको जो सेफ्टी ये कमेटी है, उसका प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। देखिए, मेंबर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर वहाँ पे अपना मतलब कि जो काम चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपको महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा अभी कौन है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब बीपीएससी में पूछा जाता था। और जैसे कि कैग कौन है ये भी बताइएगा, और एक सीजीए होता है वो भी बताएंगे आप लोग।
ये करंट में अगर पढ़ रहे हो तो जहाँ से भी, ठीक है। ये आप लोग रीड कर सकते हैं आर्टिकल वार्टिकल। बोलिए, महान्यायवादी का आर्टिकल नंबर क्या 76 है और कैग का क्या 148 है, ये आप लोग बताना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट है, ये गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए सदस्य नहीं है लेकिन कार्यवाही में भाग लेगा। अभी हम लोगों ने देखा था ये महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है, मतलब कि एमपी का जो सीट है वो वैकेंट हो गया तो वो सदन से कितना बार कितने मतलब कि टाइम के लिए अगर वो अब्सेंट रहता है तो इसको लगाया जाता है। देखिए 2 मंथ्स के लिए अगर वो लगातार मतलब कि आपको सदन में जा ही नहीं रहा है जो एमपी, तो उसको हटाया जाता है। आर्टिकल नंबर 101 का 4 देख सकते हैं, और 190 का 4 में अगर राज्य विधानमंडल में देखिएगा तो 60 दिन की अवधि से 2 मंथ जो हुआ उससे ज़्यादा अगर एबसेंट रह रहे हैं तो उनको ये अनुपस्थित रहता है तो उनको ये उनका सीट जो है आपको वैकेंट कर दिया जाएगा, दूसरे लोग आएंगे। राज्यसभा में क्या होता है, मतलब कितने सीट है ये देखिए। तो पहले के अनुसार ये 250 ये सदस्य हैं, मतलब कि मैक्सिमम 50 सदस्य 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति भारत के ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये मैक्सिमम है। और ये अभी के मतलब कि इसमें कितना सीट पे है, क्या 245 पे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 3 1 245 ही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो उसमें मेंबर आते हैं वो आपको हर 2 साल पे कितना है तिहाई हटते जाते हैं वो बताइएगा। इसमें जो है आपको ये ख़त्म नहीं होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में ये वहाँ से हटते जाते हैं। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता है। क्यों, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है आप लोग बताइएगा, उपराष्ट्रपति होता है कि कौन सा होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, सेम रिपीटेड है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो देखिए ये आई थिंक ये लेटेस्ट 67वां में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 होता है, एक विंटर एक समर एक मानसून वाला होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 85 में मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र कब होता है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 30 नंबर से देखते हैं, ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 तक हो गया था। 39 में है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है ये ध्यान रखना है। देखिए ये आपको धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये तो कथन सही है। धन संपत्ति का जो मामला है केवल लोकसभा में होता है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट दोनों कंट्रोवर्शियल है, तो ये राज्यसभा में नहीं लोकसभा में होती है, यही कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ये आपको विधेयक को पारित करना होता है। तो सही बात है, लोकसभा अगर पारित कर दिया तो राज्यसभा को 14 दिन में उसको पारित करना ही होता है, तो ये करेक्ट है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो बोलेगी कि आप मतलब रिकमेंडेशन के साथ भेजेगी कि इसको आप लोग कुछ रिकमेंड करिए, अगर उनका मन होगा लोकसभा का तो करेंगे, नहीं करेंगे तो वो पास हो जाएगा। तो इस तरह से धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है, तो केवल लोकसभा में। ये चीज़ है, लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान दान किससे बना है, तो देखिए मान लीजिए कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो लंबित मान लीजिए जब बजट पारित हो रहा है उसके पहले कुछ दिन तक काम करना है, तो ये उसके लिए ये लेखानुदान बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे, जैसे कि वोट ये अभी कोई सरकार काम कर रही है, अगला वोट होना है तो बीच में मान लीजिए कुछ टाइम बच गया, तो ये बजट तो मान लीजिए आपको कब से, अप्रैल से ये फरवरी में जब बजट आ जाता है तो उसके बाद मतलब मान लीजिए कि कुछ समय तक शासन करना है, ये अभी वोट का रिजल्ट आया नहीं है तब तक ये कर रहे हैं, तो उस जो इंटरिम समय रहता है उसके लिए लेखानुदान ये निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनता है, ठीक है। वोट एंड अकाउंट आई थिंक इसको बोला जाता है, देख लीजिएगा। देखिए विनियोग विधोग के हेतु ये होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद नंबर 116 के एक के अंतर्गत लोकसभा में लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर याद रखना है, ये देखिए वोट ऑफ क्रेडिट वाला चीज़ है, तो ये चीज़ याद रखना है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो देखिए लोकसभा का जो स्पीकर है ना उसी को ये करते हैं, रिपोर्ट मतलब कि सबमिट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट में ये वाला आप लोग चाहिएगा तो पढ़ भी सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो लेख लेखा समिति है कितना मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, तो 15 कहाँ से आते हैं, 7 कहाँ से आते हैं, ये सब देख लेना है। उस तरह से और भी कमेटी है उसको देख लीजिएगा। देखिए कौन सा कथन एक सही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था क्या,
तो उसके बाद यहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तो ये तो उच्चतम अदालत है, ये तो सही है। सही नहीं है पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी उच्च मामले की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अध्यक्ष की सुनवाई, जब ये दोनों स्टेटमेंट देखिए कंट्रोवर्शियल है तो कौन होगा, तो ये सी नंबर गलत होगा। देखिए कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा ये अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे बोला है कि मामलों को छोड़कर, ये साथ बोला है तो ये छोड़ा नहीं जाता है, साथ में उसको भी ये सुन सकता है कोर्ट मार्शल वाले को। तो ये जहाँ पे छोड़ने की बात किया वो गलत हो जाएगा। ये देख सकते हैं जो कोर्ट मार्शल का अपील जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, ये आपको सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक संघीय न्यायालय की क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक तरह का संविधान का अंतिम विवेचक है, मतलब संविधान, सॉरी ये मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, तो सिविल न्यायालय भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये आपको ई आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार का संरक्षक और संविधान का अंतिम विवेचक भी है, संघीय न्यायालय भी है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा ये वाला, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन अब हटने वाला है बीपीएससी में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देखिए संवैधानिक प्रमुख पूछा है, यानी कि ये कार्यकारी प्रमुख ऐसा नहीं, मतलब कि ये आप देख सकते हैं कौन है इसमें, राज्यपाल हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जो है आपको जैसे डी ज्यूरी डी फैक्टो का आप कंसेप्ट जानते होंगे, तो डी ज्यूरी ये होते हैं और डी फैक्टो मुख्यमंत्री, जैसे ये आपको राज्यपाल वाले ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन सारा काम तो ये मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो था आप स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ये वाला आर्टिकल नंबर याद कर लीजिएगा 154। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है, तो मान लीजिए उसको अपना रिजाइनेशन देना है, उच्च न्यायालय का ये आपको जज है, तो किसको देगा, तो मुख्य न्यायाधीश को देगा कि उस जज, यहाँ देखिए चौथा नंबर में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, तो आई थिंक कि मुख्य न्यायाधीश को नहीं देना चाहिए, नहीं, तो ये राष्ट्रपति को देगा। सॉरी, ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पद संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को 62 बार की आयु तक काम कर सकते हैं ये लोग। आर्टिकल नंबर 271 का ये देख सकते हैं, कोई मान लीजिए उस पर कदाचार या असमर्थता का ये ग्राउंड लग गया, तो उनको अपने कुल बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 के द्वारा ये पारित किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, 2/3 मेजोरिटी से राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना हस्ताक्षर। ठीक है, भारत में ये आपको मोबाइल कोड का ये मतलब कि सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। 2007 का हरियाणा के मेवात जिला में स्थित ये पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा कहाँ पे, हरियाणा का मेवात डिस्ट्रिक्ट में पुन्हाना में। इसका मतलब क्या था, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी का ये आपको डिक्लेरेशन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 352। आप बताइए 356 में क्या है, फाइनेंशियल वाला है कि कुछ और है, प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल नंबर 360 में कौन है ये बताइए, मेंस में भी आप लोग ये सब चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 360 भी दिया हुआ है, 356 भी दिया हुआ है, ये जरूर पढ़ लेंगे, बहुत ही ईजी है। लेकिन पहले देखिए एक होता था कि आंतरिक अशांति, लेकिन उसको 44वें संशोधन में बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, रिटर्न देना भी अब जरूरत है, तो आपको लागू किया जाएगा वो। केंद्र और राज्य की विधायक ये व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष किया गया है, किसके अंतर्गत, तो क्या 61 संविधान संशोधन था क्या, तो वो देख लीजिएगा कब आया था, 1989 में आया था। यहाँ देखिए नेक्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8th शेड्यूल में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना भाषा है सरकारी, तो ये आपको 2008 के समय में पूछा हुआ था। तो 8वीं अनुसूची में अभी 22 हो चुका है, अभी उस समय कितना था देखिए, ये 18 था उस समय था, उस समय 18 था जो अब 22 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। CDP एवं NES के ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जहाँ तक मुझे ये है, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पुनर्गठन के लिए 1957 में ये NDC के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय वाला 3 टियर का आपको गवर्नमेंट लाना है पंचायत लेवल पे, तो क्या अशोक मेहता के द्वारा लाया गया था या बलवंत राय मेहता, आप लोग बताइएगा। तो आई थिंक ये बलवंत ही होना चाहिए, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा ही लाया गया था। और सबसे पहला पंचायत कहाँ पे खुला था, क्या नागौर जिला था, राजस्थान का था, वो बताइएगा आप लोग कमेंट में। ये इस बार भी आया हुआ था ये NES वाला बीपीएससी में। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है, सही नहीं है। देखिए यहाँ पे लचीलापन भी थोड़ा सा कानून की एकरूपता वाला चीज़ आई थिंक नहीं होना चाहिए, बड़े देशों के लिए आदर्श तो है। त्वरित निर्णय का आई थिंक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे बोला है कि कौन सा सही नहीं है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, देखिए यहाँ पे
मतलब कि देखिए, आप मान लीजिए जहाँ पे अगर सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो जल्दी निर्णय ले लेंगे, ये तो होना ही चाहिए। नहीं पे लचीलापन भी देखने को मिल सकता है, उन्हीं के हाथ में रहेगा ना। लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, और कानून की एकरूपता आ जाएगा। आप मान लीजिए सेंट्रल ही सब चीज़ के पास आ गया तो अकेले डिसीजन ले सकेंगे ना, तो ये चीज़ है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे ये है, पंचायत समिति अलग है, ये म्यूनसिपैलिटी अलग है। देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली, डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम, ये सिफारिश जो रिकमेंडेशन किसके द्वारा लिया गया था, तो बलवंत राय मेहता, अभी हम लोगों ने देख लिया था ये चीज़ है। त्रिस्तरीय स्तर पर ये आप देख सकते हैं, नागौर वाला याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति ने कौन सा सिफारिश दिया था, तो ये 2 स्तर का, ये 2 टियर का पंचायत राज का ये दिए थे 1977 में, ये चीज़ था उनका, आया हुआ था 1978 में उनका रिपोर्ट आया, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, तो ये एक तरह का ये प्रशासनिक प्राधिकरण, एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल है, जो पंचायत समिति है, जिसके कि आपको हेड कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं कि कौन होते हैं, बताइएगा आप लोग। ये आप लोग चाहिएगा तो रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब गांव में वोट होता है तो एक मुखिया होते हैं, एक पंचायत सचिव होता है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे, सरपंच वगैरह। वहाँ से रिलेट करिएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो प्रशासनिक अधिकारी अभी हम लोग ने देख लिया। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितना रह गया है, तो ये तो एग्जैक्ट डाटा पूछा है, जब का ये उस समय का आया हुआ डाटा है, तो 1206 था। अभी का देख लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य कौन नहीं है, तो ये जर्मनी उसका नहीं है स्थायी, मतलब परमानेंट सदस्य नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा है, तो इंडिया भी इसका मेंबर बनने का मतलब कि कोशिश कर रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये 5 ही हैं, P5 कंट्री बोले जाते हैं, ये आपको यूएसए या ब्रिटेन है, रसिया, फ्रांस है, चाइना है। 10 मतलब कि टेम्पोररी वाले हैं, परमानेंट नहीं है। 2 ईयर के लिए चुना जाता है, इंडिया भी चुना गया था, आप लोग बताएंगे कब चुना गया था। देखिए, अमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पे एक संगठन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये मानव का अधिकारों का जो संरक्षण है, ये ह्यूमन राइट को लेकर ये काम करता है। 1961 में इसका स्थापना हुआ था, लंदन के बैरिस्टर पीटर बेंसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, बैरिस्टर बेंसन। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो देखिए, चाइना नाम, चाइना टाइम्स सब दिया हुआ है, तो न्यूज़ चाइना, न्यूज़ एजेंसी, ये उसके यहाँ के एजेंसी का नाम हो सकता है। ये सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी, जो उस समय न्यूज़ में रहा होगा 2008 के समय में, तो पूछ लिया गया होगा। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो येलो बुक आपको फ्रांस का जो सरकारी रिपोर्ट है उसको बोला जाता है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बजट सर्वे लाल कपड़ा में ये लेकर आ रही थी, तो वो वाला न्यूज़ में था। भारत का, इंडिया का फर्स्ट लॉ ये यूनिवर्सिटी, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में किया गया था, लेकिन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में किया गया था। कौन सा, तो लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ रखिएगा। ये नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में किया गया था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब किया गया था, 1965 में किया गया था। ये देख सकते हैं आप, ये मतलब कि मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया, 24 नवंबर 1949 को, ये रटा हुआ फैक्ट आप लोगों को भी पता होगा, तो ये पढ़ सकते हैं। और 24 जनवरी 1950 को डेट क्यों चुना गया, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, इसके मतलब कि लागू करने का दिन। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, जब हम लोग अडॉप्ट किए थे उसी दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था 1949 को, 26 नवंबर को। ये एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था क्या, और उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष बाद में कौन बने, ये सब बताना है आपको। और झंडा, ये सॉरी, राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये सब बताइएगा। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान किस संग्रह सेशन में गाया गया, ये भी बताइएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है, तो देखिए, ये अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है ये सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य, ये गणतंत्र लास्ट में आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग प्रियम्बल याद कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन एक ये जोड़ा गया था, वर्ड आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत किस प्रकार का ये है आपको, तो वही चीज़ है, एक तरह का ये सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यही वाला है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण संबुद्ध प्रबुद्ध समान समाजवादी, ये वाला चीज़ आप लोग देख लेंगे। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो मान लीजिए, ये प्रजातंत्र, रिपब्लिक क्या बोला जाता है, मतलब डेमोक्रेसी क्या है, तो यही तो है कि हम लोग अपना ये चुन सकते हैं कौन हमारा मतलब शासन चलाएगा, सरकार कौन बनाएगा, ये हम लोग, जनता के पास पावर है वोट करने का, ये वाला चीज़ है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो देखिए, ये संघीय भी है, एकात्मक भी है। तो ये अगर नेचर में देखा जाए तो संघीय है, लेकिन भावना में ये एकात्मक बोला जाता है। तो डी आंसर इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग का संविधान है ना, तो वो
बोला जाता है कि ऐसा चीज़ है कि उसमें सेंटर का भी पावर और स्टेट का पावर दोनों को बाँटा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात आए या कभी बहुत बड़ा इशू आए, तो हम लोग नेशनलिज्म की भावना को ही बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग एकात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? तो दल बदल कानून, ये आपको कब आया था? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? ये आप लोग बताइएगा। 1885 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल विरोधी अधिनियम आया था। ये हम लोग मेंस में भी किए थे टॉपिक। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत किसमें आता है? तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ये राष्ट्र सूची में आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कौन कौन सा तरीका है? तो यहाँ पे आप ब्रांड ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी से बर्थ, ठीक है, आर से रजिस्ट्रेशन करा के, आप जन्म से बर्थ, ए से एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, मान लीजिए किसी फॉरेन का जगह हम लोग अपने देश में ले लिए तो वहाँ के लोग हमारे नागरिक हो जाएंगे। और इन से नेचुरलाइजेशन, प्रकृति देशीकरण के द्वारा। और डी से आपको क्या होता है आप लोग बताइएगा, डिसेंट वंश। तो ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे धन जमा कराने से नागरिकता थोड़ी ना बोला गया, ये तो एकदम बकवास टाइप का स्टेटमेंट है। देखिए पहले कितना इजी क्वेश्चन आता था, ये आप लोग देख सकते हैं। और एक है आपको टीडीआर, जिसके थ्रू मतलब कि सिटीजनशिप छीना जाता है, एक टर्मिनेशन करके, डिप्रीवेशन करके, और एक और है, आप लोग बताइएगा। देखिए भारतीय नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन कानून ये आपको कब पारित किया गया फ्रेंड? तो 11 दिसंबर 2019 को किया गया है। देखिए यहाँ पे डेट भी 2019 का 2 है, तो आपको भी लग रहा होगा 2 ही में कोई होगा। लेकिन अक्टूबर में ये मत सी मार दीजिएगा, ये शायद आई थिंक मेरे साथ भी हुआ था। तो इसका आंसर आपको बी है, 11 दिसंबर 2019। तो दिसंबर में है, ये ध्यान रखना है। चलिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? देखिए ये रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है। तो क्या सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होता है क्या, इसका मतलब? या सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य? ये एक राज्य और एक कानून नहीं होगा। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो आई थिंक कि ये सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। सी और ए में देख सकते हैं क्या होगा, तो ये ही होगा, सभी के लिए एक लॉ बना दीजिए और सभी के लिए एक जुडिशियल सिस्टम बना दीजिए, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे कानून का बात होगा, ये कानून जब वर्ड में जुड़ा हुआ है, विधि का नियम कानून का अधिराज, तो राज्य केवल थोड़ी ना आएगा। तो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को ये मतलब लागू किया जाए। मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने उस चीज़ के लिए जा सकते हैं, रिट भी जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32 नंबर के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 226 नंबर के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस ये आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है? तो 14 से 18, सॉरी 14 से 22, 12 से 15 के बीच में हो जाएगा ये, बी नंबर। और 36 से क्या 51 तक है आपको डीपीएसपी, ये राज्य की नीति निर्देशक तक। आप लोग बताइएगा कितने तरह का ये मौलिक अधिकार है, ये देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपको स्वतंत्रता और ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला के अंतर्गत ही प्रेस को रखा जाता है। आप लोग बताइएगा राइट टू प्राइवेसी, जो आपको मतलब कि प्राइवेसी का जो अधिकार मिला था, वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत इंटरप्रेट करके संविधान के, सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, ये बताइएगा। और पूटा स्वामी केस कौन है? एक राइट टू बी फॉरगेटन न्यूज़ में चल रहा है करंट अफेयर में, हम लोग पीटे 65 में किए थे, अगर सुना हो तो सुन सकते हैं। तो वो क्या होता है, ये भूल जाने का अधिकार, वो बताइएगा। मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा? तो इसमें संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है, पहले था, इसको हटा दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक? 44th अमेंडमेंट एक के द्वारा इसको हटाकर 300 के आर्टिकल ए में ला दिया गया है, ठीक है। ये संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ये उपचार, ये रिट वाला है, किसको पोस्टमार्टम कहा जाएगा? तो ये प्रतिषेध को कहा जाएगा कि किसको कहा जाएगा? तो ये देखिए अधिकार जो परीक्षा है, क्यू वारंटो, इसको पोस्टमार्टम बोला जाता है। मतलब कि वाट अथॉरिटी से आप किसी पोस्ट पर बैठे हैं, वहीं क्यों वारंट होता है। भारतीय ये जो आपके कानून का ये अधिवक्त ये थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संवैधानिक उपचार को अधिकार, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। और अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों को इन्होंने संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा है। ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसके मृत व्यक्ति के मरने का दाव की वैधता की जैसे जांच किया जाता है, उस तरह से आपको कार्यवाही को जांच किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित कहाँ पे होता है? तो संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ये यूपीएससी में भी आया हुआ था इस बार। उसमें बहुत सारा ऑप्शन था जिसमें कन्फ्यूजन था कि एक आपको वेलफेयर ऑफ स्टेट भी दे दिया था, लेकिन ये डीपीएसपी ही होगा, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर बताइएगा सब।
आप लोग बताइएगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस नंबर आर्टिकल में है? ये पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तो तत्व हैं, उसके अंतर्गत ये पंचायती राज प्रणाली की ये व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद नंबर 40 में देखिएगा तो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया जाता है। राज्य का जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका मौलिक अधिकार से किस तरह का भिन्न है? तो देखिए, आपको जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको आप लेकर कोर्ट में जा सकते हैं अगर हनन हो रहा है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि ये जो है आपको परिवर्तनीय है, मतलब कि इन्फोर्सिएबल वाला चीज़ है। मतलब कोर्ट में आप जा सकते हैं तो ये परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। देखिए नेक्स्ट में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कौन सा आर्टिकल था? तो हम लोगों ने देखा था 47 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य 51 के ये में डाला गया। कौन सा कमेटी का ये रिकमेंडेशन मैंने पूछा भी था, आप लोग आई थिंक ये दिए होंगे जवाब, तो बता दीजिएगा। 11 कर्तव्य जोड़ा गया। 42 संशोधन के संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मौलिक कर्तव्य फ्रेंड, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसी को ये 10 जोड़ा गया था। 11 नंबर कब में जोड़ा गया वो बताइएगा आप लोग। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आप लोग बताएंगे, किससे रिलेटेड है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये मौलिक कर्तव्य पूछा है, न्यायपालिका का पृथक्करण, अगर न्यायपालिका से कार्यपालिका का, तो ये तो आपको डीपीएसपी में आ जाएगा। लेकिन ये बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये वाला अगर 0 से 6 वर्ष है तो ये डीपीएसपी में, 6 से 14 आएगा तो फंडामेंटल राइट में। तो ये आपको मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा, काट दीजिए, ये वाला तो डीपीएसपी में आएगा। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी फंडामेंटल राइट में आ सकता है। मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत जो है, हेरिटेज को कंजर्व करके रखना, ये हम लोग का एक फंडामेंटल ड्यूटी है। राष्ट्रपति क्या है? तो देखिए संसद का ही हिस्सा होता है, और संसद में देखिए ये संसद का हिस्सा होता है बस। ये बैठ सकता है, बैठता है, वो वाला चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है या आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम, उसी का अंतर्गत होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट में है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो आपको इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दिया जाएगा। उस चीज़ का मैटर सोल्व होने के लिए आर्टिकल नंबर 71 देख सकते हैं। नेक्स्ट में है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो संसद के द्वारा। कौन सा? ये महाभियोग लगाते हैं क्या? आर्टिकल नंबर 61, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है, भारत का कार्यपालिक अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये एग्जीक्यूटिव वाला ये आपको ये राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो आपको प्राइम मिनिस्टर होता है, ये वाला चीज़ ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम ये नागरिक सेवा अधिकारी कौन है फ्रेंड? तो देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछता है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मतलब हाई सिविलियन कोई ऑफिसर, जो मंत्रिमंडल के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो हो जाएंगे। ये सिविल सर्विस बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो देखिए जो रिडिस्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी अधिशासित वाला पावर, तो ये आपको केंद्र सरकार की, तो ये राष्ट्रपति के नीति में शामिल किया गया है, अधिशासी वाला है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कारणों के आधार पर, मान लीजिए हथियारबंद अगर विद्रोह हो गया तो, या बाहर एक्सटर्नल अटैक हो गया तो, या कोई युद्ध हो रहा है तो, आर्टिकल नंबर 352 देख सकते हैं। 356 में प्रेसिडेंट रूल है क्या? ये स्टेट में इमरजेंसी लगाना, वो बताइएगा। और 360 में क्या फाइनेंशियल वाला है, आप लोग बताइए। प्राय किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो मान लीजिए कोई राज्य है, स्टेट है, जैसे बिहार हुआ, वहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, प्रेसिडेंट रूल, तो किसके आपको इस पे किया जाएगा? तो गवर्नर जो होते हैं ना, उन्हीं के ये विचार पे उनको किया जाता है। आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत ये होता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार किस चीज़ का नहीं देता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। ठीक है, आर्म फोर्स जो भी है, डिफेंस फोर्स के, देश के किसी भी भाग में कोई भी इमरजेंसी अगर कंडीशन लगाना है तो ये लागू कर सकते हैं। लेकिन मुख्य ये आपको राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार उनको नहीं रहता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति हैं तो मुख्यमंत्री का क्यों करेंगे, वो तो आपको राज्यपाल जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 64 देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। देखिए तो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, हटेंगे कैसे? ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि उन पर कोई मिसकंडक्ट या
इनकैपेसिटी का चीज़ ये घोषित नहीं हो जाए। संसद चाहेगी तो उसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं होगा। और अपनी कुल सदस्य संख्या जितने लोग हैं उसका बहुमत के द्वारा और उपस्थित और जितना भी मत देंगे उनका 1/3, ये 2/3 सॉरी 2/3 ये सपोर्ट में वोट होना चाहिए, तो उसको हटाया जा सकता है। ये इनको तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना होगा। तो भारत के राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? जीरादेई डिस्ट्रिक्ट, ये आप लोग देख सकते हैं, जीरादेई गांव से। ये देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो ये पढ़िए, राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशियों की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, तो सही बात है, सभापति ये उपराष्ट्रपति बनते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेंगे आप लोग बताइएगा। ये लोग मतलब उसी के अंतर्गत जो राज्यसभा है उसी के लोग करेंगे क्या, तो ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट में हम लोग का राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। अभी हम लोग देखा भारत की प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है, तो वो आपको केंद्र सरकार का ये मेन हेड होता है। आर्टिकल नंबर 74 देख सकते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो ये किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 टू देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति, तो संसद के प्रति हो सकता है, लेकिन ये अगर ऑप्शन में लोकसभा देगा तो लोकसभा में करिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है, तो कार्यपालिका जो है आपको विधायिका के अंतर्गत रहकर काम करती है। तो विधायिका वाले आपको लॉ वो बना देंगे, कार्यपालिका वाले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कुछ ये चेक करने का काम हो तो न्यायपालिका करती है। आप लोग भी ये सब जानते होंगे, ये सब आप लोग रीड कर भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, तो देखिए विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, तो न्यायपालिका के प्रति क्यों जवाबदेही होगा, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं, ये भी गलत है। विधायिका लोकसभा के प्रति होती है, ये दोनों स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र भी नहीं है। तो ये राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति, ये भी गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो क्या लोकसभा के प्रति होता है, तो हाँ लोकसभा के प्रति होता है। यहाँ आगे देखिए ये क्वेश्चन आपको, ये हम लोगों ने बता दिया कौन सा, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जो रेस्पॉन्सिबल है, तो ये लोकसभा के प्रति, ये याद रखिएगा 75 का 3 नंबर आर्टिकल। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल नंबर 352 में अगर देखिएगा तो इस चीज़ का चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल का जो उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करेगा, तो ये मंत्रिमंडल वाला सब ये ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन ये आपको परामर्श देता है, एडवाइस देता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आपको ये गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होता है, ये आर्टिकल नंबर 76 में आप देख सकते हैं। और 148 में कैग है, ये महान्यायवादी, ये अटॉर्नी जनरल 76 में, ये ध्यान रखिएगा। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आया और सरकार चला गया तो ये हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो देखिए सेंट्रल लेवल में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है, तो वहाँ पे कौन देगा, एडवोकेट जनरल देगा। महान्यायवादी सेंट्रल वाले में देंगे, ये एडवोकेट जनरल वहाँ पे देंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, और यहाँ पे 76। तो आज़ादी के बाद 89 जोड़ के देखिएगा 76 में, तो मैक्सिमम मिल जाता है, अगर सेंट्रल वाला याद है 89 जोड़ के स्टेट वाला मिल जाता है 915 और 8 8 16 165 देख सकते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है, तो ये आपको लैंग्वेज के ये बेसिस पे कब हुआ था, तो 1956 में। क्या रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसी के अंतर्गत सबसे पहला क्या आंध्र प्रदेश का कौन सा था, आप लोग बताइएगा। लोकसभा में नेता कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, लोकसभा में जाना है तो 25 साल होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में 30 साल चाहिए और पंचायत वगैरह में 21 साल चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा में बनने के लिए 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो मान लीजिए संसद में बनने के लिए तो लोकसभा में बन सकते हैं या राज्यसभा में, तो न्यूनतम पूछा है तो लोकसभा में 25 होता है तो 25 कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी रखा था, तो वो कब खोगा, जब उसका कितना वैध मत का उसको वोट नहीं मिलेगा, 1/6 आई थिंक होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 1/6 देखिए होना चाहिए, ये कोई ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1900
ये आप देख सकते हैं 71 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। ये अभी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इस बार भी आया था 67 में, देख लीजिएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है। ये कब बना है ये बताइएगा। और इसका परिसीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 26 तक ये रोक दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 के समय में 81 के 3 में ये आपको आर्टिकल नंबर में है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में इसको जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 81 के 3 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये 2026 तक इसका कार्य रोक दिया गया है, वो उस समय तक वैलिड रहेगा। वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए अपने स्थानों का आवंटन निर्धारित किया गया है। तो ये जनसंख्या जो है ये लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 का जो सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग लिया गया है और 2026 तक ये चीज़ रखा गया है। अभी किसी राज्यपाल विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है किस राज्य में? तो यहाँ पे अगर यूपी होगा तो यूपी हो जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिए इस सब में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। तो मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल थोड़ा कम कम है, ये हिमाचल में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इनमिनेट करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ और चीज़ है, आप लोग बेसिक्स में जाकर ये सब पढ़ लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा आगे, तो बने रहेंगे चैनल पे। आगे हम लोग 68वां का भी देखने वाले हैं क्वेश्चन, किस तरह का अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं। लोकसभा में ये एंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? एंग्लो ये इंडियन वाला अब हटा दिया गया है, इसको जरूर ये आप लोग करंट में अपडेट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के पास पावर था ये आपको लोकसभा में करने का। कौन सा आर्टिकल था वो बताइएगा। आर्टिकल नंबर 102 में क्या ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड कुछ है, और ये 103 में है कि 102 में आप बताइएगा। ओबीसी किस में ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों की आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये अनुसूचित जाति ये आई थिंक ये 331 होना चाहिए, नहीं 330 में है एससी वाला, और 331 के एक के ये देखिए ये बी में है आपको, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग रिवाइज करेंगे। ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 के ए में है। ठीक है, और 330 के ए के बी में असम का स्वशासित जिले का जो अनुसूचित जनजाति है उसका है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए भंग किया जा सकता है, मतलब अभी 5 साल हुआ नहीं तब तो भंग किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्र ये प्रधानमंत्री अगर उसको सलाह देंगे तभी ये चीज़ किया जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भी भंग किया जा सकता है, वहीं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं हम लोगों ने? ये 2 सत्र बुलाया जाना ये कंपलसरी है 6 मंथ में। ये आप देख सकते हैं, अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये 1 साल में 6 मंथ का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार 6 मंथ में, एक बार दूसरा मिल जाएगा, तो 2 बार हो सकता है ये। और कितना ये सेशन था हम लोगों ने देखा था 3, समर विंटर मानसून। ये सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 80 है। यहाँ देखिए जहाँ तक ये लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन कौन जो है से राज्य से दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? पहले पे है यूपी, दूसरे पे कौन है? तो बिहार, और तीसरे पे है महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डाटा फैक्ट है, याद करना होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था, देख सकते हैं। आपको प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 के मध्य में हुआ था, तो ये ऑप्शन में 1952 है, तो वहाँ पे हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो मान लीजिए आप राज्यसभा में ये जो राज्य का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन है किसके आधार पर दिया जाएगा? तो जितना पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शन में ये उसमें दिया जाता है। जैसे यूपी का ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको ज़्यादा सीट मिला हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो आप लोग देख सकते हैं ये। चौथी जो सूची है, अनुसूची, ये शेड्यूल, उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा दिया गया है, ये आप लोग जाकर देख सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और हर एक 6 साल पर कितना हटते हैं? 2/3, 2 साल पे हटते हैं, कितना पे आप लोग बताएंगे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए 1/3 हटते हैं, सॉरी ये 2/3 नहीं, 1/3 हटते हैं 2 साल की समाप्ति होने पर, और फिर नए आते जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं, परमानेंट ये हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके विघटन नहीं किया जाता है। ये 6 साल कार्यकाल होता है उसके सदस्यों का, दूसरे सदस्य जाएंगे फिर आ जाएंगे, और ये 1/3 हर ये 2 वर्ष पे हटते जाते हैं ये चीज़, इसलिए ये विघटन नहीं होता है, तो इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसी को प्राप्त नहीं है, भंग होगा ही नहीं, तो ये भंग करने का बात ही नहीं है।
ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, जैसे कि साहित्य वाला हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया और समाज सेवा हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कल्चर वाला और ये सोशल सर्विस वाला। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर देख सकते हैं आप लोग। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं ना, वहीं अपना लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन कर लेते हैं, अपने में से कोई चुन लेते हैं। जैसे ओम बिरला थे उस समय, अभी का देख लीजिएगा। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये उस समय ये पीएम शहीद थे। अभी आप लोग ये सब जाकर देख लेंगे। इतना फैक्ट तो अब नहीं पूछता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन देख लीजिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। तो ये अब हम लोग देखा 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 85 में था 2 पार्ट्स कम से कम बैठक साल में होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? जीरो आवर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? ये वाला आपको बताना है। तो देखिए शून्यकाल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे एक प्रश्नकाल होता है और सभा पटल पर रखे जाने के तत्कालीन पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। तो मान लीजिए लिस्टिंग वाला कार्य जब चालू होगा उससे पहले जीरो आवर, इसमें ये देखें ये मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। ये मामला उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्वाह्न पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को लोकसभा में उठाना चाहते हैं वो स्पष्ट बताते हुए सूचना देते हैं। और ऐसे मामलों को उठाने न उठाने की अनुमति ये आपको जो वहाँ के स्पीकर है उसी पे डिपेंड करता है, और बोलेंगे कि आप ये मामला को उठाना है तो उठा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। औपचारिक मान्यता इसको प्राप्त नहीं है, मतलब कि जो हम लोग का प्रोसीजर चला रहा है उसमें जीरो आवर का। ठीक है, तो इसमें ये कोई भी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा था। शून्यकाल का अर्थ यहाँ पे कोई समझा ही नहीं पा रहा था जो ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपको जो नीति और कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन वाला जो चीज़ है उसी को ये विभाजन प्रणाली बोला जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये आपको लेजिस्लेटिव, ये आपको विधायिका जो है और कार्यपालिका है। तो एक है जो नियम बनाएगी, दूसरा है जो उस नियम कानून को लागू करेगी, और तीसरा जैसे जुडिशरी न्यायपालिका है वो आपको अधिकारों का संरक्षण करती है। यह सब लोग देख लेंगे। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे नियम भी बनाना है और अधिनियम भी बनाना है। तो ये अधीनस्थ विधान पर ये समिति, ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला जो कमेटी है वहीं ये काम करती है। ये बीपीएससी में भी, आई थिंक यूपीएससी में भी आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। आम आदमी पार्टी क्या है? तो देखिए एक राज पार्टी भी है और एक क्षेत्रीय पार्टी भी है, पंजीकृत पार्टी भी है। तो इसके लिए ये राज पार्टी नहीं तो क्षेत्रीय और पंजीकृत दोनों हो जाता था, तो ई ऑप्शन हुआ था। ये जब आया था तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। तो ये आप देख सकते हैं। ये कंडीशन पढ़ सकते हैं कितना परसेंट वोट चाहिए, क्या क्या कंडीशन है उसके लिए, राज पार्टी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, एक पंजीकृत पार्टी, राज पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी तीनों है। ई ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, जो आपको कंबाइंड जो आपको ये सीटिंग होता है, ज्वाइंट सीटिंग, उसको कौन आयोजित होता है? तो किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो देखिए कंबाइंड वाला यहाँ पे अगर मनी बिल देगा तो उसके लिए नहीं आएगा, संविधान संशोधन के लिए भी नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा विधेयक जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो, ऑर्डिनरी वाला हो, तो ये केवल 4 नंबर होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भी नहीं आ सकता है ये ज्वाइंट सीटिंग, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं आएगा, और विधेयक को संशोधन वाला विधेयक को तो आएगा ही नहीं, मनी बिल में भी नहीं आता है जहाँ तक मुझे याद है। ये देख लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान ही सर्वोच्च है सबसे ऊपर। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक तरह का केंद्र शासित प्रदेश है। सिंपल चीज़ है, ये उस समय का पूछा, बहुत ईजी है। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था, तो 35वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1975, ये उसी के 1974 के अंतर्गत इसको मतलब कि सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत का एक राज्य बना, लेकिन अगर अलग से एक 22वां नंबर का राज्य देखिएगा तो 36वां के अंतर्गत बना था। 36 दिया नहीं है तो 35 हो जाएगा। ये बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो किस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये संसद का मामला है। अगर किसी राज्य का निर्माण करने का अधिकार संसद के पास है तो ये संसद के प्रावधानों के द्वारा संभव है। राज्य के विधानसभा के द्वारा नहीं होगा, राज्यपाल के द्वारा नहीं होगा, संवैधानिक कोई औपचारिकता को समाप्त नहीं करके होगा। ये संसद चाहेगी आपको पार्लियामेंट तो वो कर सकती है। ठीक है, नया कोई स्टेट बनाना है तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग, ये बना था रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फरवरी 2000 में। तो उसको गठित किया गया था, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। एम एन वेंकट चलैया थे, ये इसका गठन 2000 में किया गया था ये। ठीक है, और ये वेंकट चलैया आई थिंक ये कमेटी का रिकमेंडेशन भी है, आप लोग आई थिंक पढ़ते होंगे। ठीक है,
देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, मेंस के लिए आप लोग ये सब करते होंगे, जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हो गया, ये ये वाला हो गया, वेंकटचलैया का हो गया, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस चीज़ के, किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे आपको 50 वाला एक्ट है कि 1947 है कि 1953 है, तो यहाँ पे संविधान के ये भारतीय संविधान के द्वारा ये हम लोग का ये आपको न्यायाधीश का आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 25 नंबर ऑफ हाई कोर्ट है अपने यहाँ पे। और अभी कितना 33 प्लस से 1 CGI है क्या, 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या, कमेंट में आप लोग को बताना है। देखिए, ये आप लोग बताएंगे तभी आप लोग को याद होगा। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है, तो ये उस समय का पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा 33 ये जज और एक सुप्रीम CGI सुप्रीम कोर्ट का। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सही बात है। और किसके रिकमेंडेशन होगा, तो ये आपको कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल में 124 देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। इसी तरह का एक स्टेटमेंट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये कोई लॉ बना सकता है कि नहीं, ये पार्लियामेंट, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, आई थिंक मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो ये आपको कितना साल रखा गया, तो 65 साल तक है। और 62 साल का हाई कोर्ट में आप लोग बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को लिख कर देगा ना, तो ये राष्ट्रपति को लिख कर देगा, सिंपल बात है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। भारतीय पुनर्वलोकन, ये न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशल रिव्यू का अर्थ है यह कि सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको पढ़िए, ये 3-4 पढ़ लीजिए, अवैध घोषित कर सकता है, ये वाला सही लग रहा है। किसी भी राज्य के कानून को, मान लीजिए अगर वो सही कानून नहीं है, तो जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट लगाकर उसको हटाया जा सकता है। ये मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में 67वां मेंस में। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है फ्रेंड, तो देख सकते हैं ये आपको न्यायिक प्रणाली जो है संविधान पे तो आई थिंक होना ही चाहिए, और कानून की उचित प्रक्रिया भी हो जाएगा, परंपरा पे हो कि नहीं, ये वाला चीज़ नियमित कानून या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। परंपरा, सॉरी, कानून की, ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, ये संविधान और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर नहीं है। राज्य सरकार का कार्यकालीय अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये संवैधानिक प्रमुख का बात किया है तो राज्यपाल हो जाएंगे फ्रेंड, इजी क्वेश्चन है। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसीलिए तो ये राज्यपाल को रबर स्टाम्प या आपको मतलब कि सेंटर का एजेंट बोला जाता है, तो ये सब मेंस में भी आता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक ये कार्यपालिका का वर्णन है, वो आप लोग देख लेंगे, ये किसमें आपको राज्यपाल आते हैं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग राज्यों की विधायिका में कौन कौन आते हैं, तो देखिए ये आपको जो भी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हैं, ये तीनों आने का इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ 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 पे विधान परिषद है वो भी आपको राज्य के विधायिका में आता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, और आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। तो उसी तरह से इसमें गवर्नर भी आ जाएंगे, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आर्टिकल नंबर 168 में ये चीज़ का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया है, मतलब जो उसके चेयरमैन है उसको डायरेक्ट किया गया है, वो उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो मान लीजिए राज्यपाल ने ये जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं, मतलब स्पीकर, उसको ये बोले हैं कि ये इस तरह से काम करिए, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये राज्यपाल उस चीज़ को बोले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 175 का सब क्लॉज 2 में इस चीज़ का चर्चा है कि राज्यपाल जो हैं ये आपको बोल सकते हैं राज्य के विधानमंडल में उस लंबित किसी विधेयक एक्ट के बारे में, ये संबंध में संदेश या कोई भी अन्य संदेश जो विधानमंडल के सदन या सदन को भेजा जा सकेगा, ठीक है। तो वो स्पीकर को वो चीज़ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है, तो देखिए ये जहाँ पे अगर विधान पालिका परिषद है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको क्या बोलते हैं, उच्च वाला ये है, मतलब हाई हाउस है। तो ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में कौन सा अपर हाउस है, तो राज्यसभा है, उसी तरह से ये आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला अपर हाउस होता है स्टेट में, आर्टिकल नंबर 168 देख सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो देखिए ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाना है, उसमें से कौन नहीं चुने जाएंगे,
तो आपको देखिए यहाँ पे उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, इंडस्ट्री वाले से, टीचर से कुछ कुछ आते हैं, कितना आते हैं वो आगे हम लोग देख लेंगे। और जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत वंचायत के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वहाँ से चुने जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी लोग चुने जाते हैं। आर्टिकल नंबर 171 के 3 में आप देख सकते हैं, 1/3 सदस्य जो है आपको स्थानीय निकाय से, 1/12 ये सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से जो स्नातक किए हैं वो, या 1/12 सदस्य जो है आपको 3 वर्ष से अगर अध्ययन कर रहे हैं वो चुनेंगे। और ये सब देख सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो मान लीजिए विधान परिषद है, उसका विघटन करना या उसको फॉर्मेशन करना, तो ये केंद्रीय संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये आपको चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये कहाँ विधान परिषद है। तो देखिए ये एक ट्रिक है, जम्बू का तेल। तो जम्बू में जे तो हट गया, और ये कर्नाटक है, तेलंगाना है और बिहार है। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः होगा, देख लीजिएगा। तो इसमें केरल नहीं आ रहा है, तो ये कट कर दीजिए, 1 नंबर जहाँ पे है कट करिए, ठीक है। और 2 3 देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यहाँ पे एच कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। दिल्ली में भी तो है ही नहीं, तो बिहार है केवल, तो यहाँ देख सकते हैं। अभी देखिए ये महाराष्ट्र बिहार, तो ये एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, एम बी यू था ना ऊपर, ये कर्नाटका तेलंगाना, और ये से आंध्रा, और जे से जम्मू कश्मीर तो है नहीं, तो ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, ये काम कर लिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो मान लीजिए वो इलेक्शन कराना है, तो वो कौन बताता है। आर्टिकल नंबर 170 में देखिएगा, तो इस चीज़ का चर्चा किया गया है। ये याद नहीं करना पड़ेगा कि विधानसभा का किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वो उसमें राज्यपाल का विशेष अधिवासन होगा नहीं होगा, ये सब देख लीजिएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, अगर अपना पोस्ट छोड़ना चाहे, त्यागना चाहे, रिजाइन देना चाहे, तो किसको रिजाइनेशन देगा, उपाध्यक्ष को दे देगा, आर्टिकल नंबर 171(9) के अंतर्गत, ठीक। यहाँ देखिए, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह दिया गया था। ये उस समय, ये यूपी से स्पेशल है, या आप लोग पॉलिटी वाले जरूर अच्छे से करेंगे। देखिए उच्च न्यायालयों में कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो गुवाहाटी में भी है और मुंबई में भी है। ये एक से अधिक, मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट है, एक से अधिक आपको स्टेट या आपको यूनियन टेरिटरी के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और कहीं होगा तो वो भी देख लीजिएगा, जैसे दादरा नगर हवेली, ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, ये आपको कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। ये आपको ये वाला, ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये वाला। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लखनऊ का जो न्यायपीठ है के समक्ष, वो किस प्रकार का ये है, मतलब कि जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद आया, वो उच्च न्यायालय के समक्ष है, क्या चीज़ का प्रकार है। तो देखिए टाइटल सूट के अंतर्गत, स्वतंत्राधिकार मुकदमा के अंतर्गत इसको रखा गया था। ये रिट पिटीशन नहीं था, ठीक है। क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन तो होगा ही नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट नहीं था, ये था एक मतलब कि टाइटल सूट। यहाँ देखिए पढ़िए, दो समुदाय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन पर संपत्ति को अपना अपना दावा पेश किया था। तो ये किसको सूट करेगा, इसी से रिलेटेड था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में बात करता है। आर्टिकल नंबर 324 में देखिएगा, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा है। ये देख सकते हैं, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, ये वन स्टेट वन इलेक्शन बार बार न्यूज में चलता है, मेंस के भी आई थिंक पढ़ते होंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये दो, एक से अधिक तो होगा ही, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा, इसी से एलिमिनेट हो जाएगा। किस में किया जाएगा, 83 में किया जाएगा, 172 में। ये सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे किया जाएगा। आप लोग ये सब आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 13 है, उसी के अंतर्गत ये, मतलब कि जो संघीय संसद है, राज्य विधान पालिका, वो नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो नियम कानून जो लॉ वाला बात है, आर्टिकल नंबर जो 13 पढ़िएगा, यहाँ देखिए, मौलिक अधिकारों को ये छीनती या न्यून करती है। अगर कोई ये चीज़, संघ कोई ऐसा कानून बनाता है, तो उस कानून को ये उल्लंघन बनाया जाएगा और ये उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, शून्य माना जाएगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा, ये चीज़। नेक्स्ट है, कौन सा विषय समर्थित सूची में है। तो देखिए समर्थित सूची में दोनों का होता है। आप लोग बताइएगा सूची किस नंबर आर्टिकल में है, क्या 7वीं में अनुसूची में है, और क्या सेंट्रल और स्टेट और एक समर्थित सूची ये कंकरेंट वाला होता है। शिक्षा वाला देखिए दोनों का अधिकार होता है, सेंट्रल स्टेट दोनों। कृषि पे क्या आपको ये स्टेट का होता है, आप लोग बताइएगा। पुलिस पे भी स्टेट का होता है क्या, रक्षा पे क्या सेंट्रल का होता है, ये आप लोग सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। किसमें कितना सूची में वो है, लिस्ट है, वो सब आप लोग देख लेंगे।
लेटेस्ट वाला, ये किस अनुच्छेद का अंतर्गत वित्त आयोग का ये फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया? आर्टिकल नंबर 280 ही होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ये फेमस है। एन के सिंह कमेटी का आप लोग रिपोर्ट वगैरह में इसमें पढ़ते होंगे तो देख लीजिएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो देखिए, ये जो संघीय वित्त आयोग है, ये सेंट्रल लेवल का जो फाइनेंस कमीशन है, तो राज्य और सेंटर के बीच में किस तरह का ये फाइनेंस का डिवीजन होगा, इसी को लेकर रखता है। ठीक है। देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये प्लानिंग कमीशन का बात कर रहा है। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके ये आपको उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ये आप लोग कमेंट बताइएगा, लेटेस्ट वाला। ठीक है। अभी ये आपको नीति आयोग बन गया है, ये लेटेस्ट वाला, तो उसका आप लोग बताएंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइएगा। यूपीएफओ में फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो बेसिक चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। ठीक है। तो मतलब कि 13 नंबर का लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। मिली जुली सरकार केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तेलुगु देशम पार्टी, ये उस समय का करंट अफेयर है। वो आप लोग जो एमसी बालयोगी थे, वो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। ये चीज़ एनडीए की सदस्य सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा ये देने का अधिकार किसको है? तो मान लीजिए कोई आप पार्टी बनाए, तो उसको नेशनल लेवल का दर्जा मिलेगा या लोकल लेवल का, रीजनल लेवल का। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज़ डिसाइड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट है ये 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में बताना है। क्या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट राजनीतिक जो यहाँ पे आपको दलों को पंजीकरण का प्रावधान करता है? तो आई थिंक यही होना चाहिए प्रावधान। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी करेक्ट है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर मान्यता प्राप्त है तो आपका नेशनल लेवल का पार्टी हो जाएगा। ये सब और कंडीशन है, जैसे कि कितना परसेंट वोट लोकसभा में मिलना चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ठीक है, उस समय का ये डाटा है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सरकारिया आयोग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन। ये केंद्र और ये मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को सुधारने के लिए लाया गया था। ठीक है। ये आपको इसने अपना प्रतिवेदन मतलब कि रिपोर्ट कब जमा किया था? तो 1987 में रिपोर्ट जमा किया था। बना कब था? 1987 में बना था, 27 अक्टूबर को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 247 सिफारिश प्रस्तुत किया था। ये पूरा नाम RS सरकारिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराना है तो ये स्टेट जो आपको है वो ले लेगी। कौन सा? 173 नंबर है ना? तो बी नंबर का आपको ऑप्शन कहाँ गया है? अच्छा, ये कट गया है। तो केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके गठन प्रायोजित चुनाव राज्यों की है, राज्य सरकार के पास होता है। और चुनाव आयोग कराता है किसका वोट? प्रेसिडेंट का वोट करा सकता है, आपको लोकसभा का करा सकता है, स्टेट का भी करा सकता है। लेकिन ये पंचायत पंचायत का राज्य सरकार कराती है। पंचायती राज विषय है, किस तरह का विषय है? तो ये स्टेट का विषय है कि किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस तहत के ये आपको अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल नंबर 243 जी में जाइएगा, तो 29 कार्य का एक लिस्ट दिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 243 से। कहाँ से कहाँ तक ये आपको पंचायत वाला है, कहाँ से कहाँ तक नगर पालिका वाला है, ये आप लोग जाकर यहाँ पे रिवाइड कर सकते हैं। 243 जी से लेकर अनुसार ये आप लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है। 11वां जो अनुसूची है वो देख लेंगे, 12वां ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वो देख लीजिएगा। ठीक है। 29 कार्यों की अनुसूची देख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये 11वीं अनुसूची में कौन सा इसमें शामिल नहीं है फ्रेंड? तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ग्रामीण खेल आपको 11वीं ये आपको अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ये ग्रामीण अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इतना सारा में से आप तो डायरेक्ट इसको याद नहीं करते हैं, इसमें आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना होगा। 11वीं अनुसूची में कौन सा? पंचायत वाला है। तो हो सकता है जो छोटा लेवल पे पुस्तकालय लाइब्रेरी खोला जा रहा है, तो ये आ सकता है। तो ये आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। ईंधन और चारा, मान लीजिए पशु वशु को चारा खिलाना है, तो ये भी पंचायत के अंदर में आ सकता है, ये देख सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास पहुँच गया, एक ग्रामीण खेल और एक तकनीकी प्रशिक्षण। तो मान लीजिए कि ट्रेनिंग देना और ये खेल को लेकर, तो आप कन्फ्यूज़ होइएगा कि खेल मतलब कि हो सकता है पंचायत में आए, लेकिन ये पंचायत के अंतर्गत नहीं है। 11वीं अनुसूची में इसका कोई भी चर्चा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे पेयजल हुआ, व्यावसायिक शिक्षा हुआ, ग्रामीण आवासन हुआ, ये सब उसमें है। ठीक है। लाइब्रेरी वाइब्रेरी के बारे में है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 177 क्वेश्चन, किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का, ये इजी क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में देख सकते हैं, ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। और ये नागौर कहाँ पे है, ये आप लोग बताइएगा। आगे हम लोगों ने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट में है ये
भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल में ये राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का ये अधिकार निर्देशित करता है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 40 में डीपीएसपी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, उसी में ये विलेज क्या बोलते हैं इसको, पंचायत बनाने का ये चर्चा किया गया है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सेम रिपीटेड है, यह अनुच्छेद 40 होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सरकार की पंचायत राज प्रणाली की प्रमुखता विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता मतलब कि पंचायती राज प्रणाली 3 श्रेणियाँ तो होता ही है। लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और यहाँ पे इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं जिला पार्षद में, तो सही है, ये सभी सही है। ठीक है, पंचायत राज के त्रिस्तरीय जो सिस्टम लाया गया था ये बलवंत राय मेहता का अडॉप्ट किया गया था। कौन कौन आते हैं, ग्राम पंचायत तो आते ही हैं, एक ब्लॉक समिति भी आते हैं और एक जिला परिषद आते हैं। तो क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत समिति आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पार्षद। ठीक है, ये ब्लॉक समिति नहीं आएगा, ब्लॉक समिति नाम का कुछ नहीं होता है। पंचायत समिति एक बार आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पंचायत समिति फिर ब्लॉक समिति दो दो थोड़ी ना आएगा, ब्लॉक समिति तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे पावर को जो है डिसेंट्रलाइज करने का ये मेन चीज़ हम लोग का है। जैसे ऐसा नहीं है कि क्यों सेंटर और स्टेट करे, जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको वहाँ के लोग समझ सकते हैं, इसलिए लाया गया था। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय जनता, उनका जरूरत पड़ता है। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो लोगों का हिस्सेदारी भी है, सेंट्रलाइज ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, और सामुदायिक विकास सभी को करता है, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट लेकर किया जाएगा। पंचायत राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में ये संगठित किया गया था। तो पंचायत को किसके अंतर्गत किया गया था, तो ये किया गया है, ये संविधान का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंतर्गत रखा गया है। जिस समिति की सिफारिश पर यह पंचायत समिति की स्थापना हो उसका अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता। हम लोगों ने कितना बार देख लिया, 1957 बना था। ये अशोक मेहता बाद में आ रहे हैं, 2 स्तरीय दिए तो उनको नहीं अडोप्ट किया गया 1986 में। 1985 में जीभी की भी आए, और ये आपको राव समिति, और 1986 में एल एम सिंह भी आए, ये सब याद रखिएगा। पीके तुंगन का भी नाम याद रख सकते हैं, कभी सजाने वगैरह आने के लिए भी आ गया। तो चलिए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहा है। ये विशिष्टता विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है। तो स्वायत्तता तो होता ही है, लोक सहभागिता भी होता है, स्थानीय समुदाय को सशक्त भी बनाया जाता है, लेकिन आत्मविश्वास को नहीं जगाना। देखिए आत्मविश्वास को तो जगाया जाता है ना, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट ये वाला आपको हो जाएगा, विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे और ऑप्शन राजस्थान और डैश कहाँ पे प्रारंभ किया था, राजस्थान के साथ साथ आंध्रा में किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान के नौगढ़ में, आंध्रा में। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आया 1957 में, 1959 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे किया गया नौगढ़ के, राजस्थान के नौगढ़ जिला से। और ये थोड़ा ही दिन बाद आंध्र प्रदेश के ये लागू कर दिया गया था, तो दूसरा राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, तो अभी हम लोगों ने देखा था राजस्थान के नौगढ़ जिला से। ये कौन सा कमेटी आयोग था, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था, तो अशोक मेहता कमेटी ये था, जो कि न्याय पंचायत मतलब कि ये जुडिशियल पंचायत भी बनाने के बाद कहा गया था। तो ये स्पेशल है उनका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य तो आ जाएगा, स्वच्छता भी आ जाएगा, जनोपयोगी सेवा भी आ जाएगा, अनुशासन का रख रखाव भी आना ही चाहिए, नहीं ये नहीं आएगा। अनुशासन का रख रखाव उनका नहीं, पुलिस उलिस का काम होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, देख लीजिएगा। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। किस राज्य में पंचायत नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो कहाँ पे पंचायत नहीं है, तो देखिए ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये मणिपुर, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जिला पार्षद विद्यमान है, वहाँ पे ये पंचायत वाला चीज़ लागू नहीं होता है। तो एक से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो ये राज सूची में है फ्रेंड, पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो ईजी है। पंचायत का वोट भी राज्य ही कराता है। किस राज्य की राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह 50% रिजर्वेशन विमन को ये आपको पंचायत के ये इलेक्शन में दे दिया है। किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का बात कहा है, तो बिहार अभी हम लोगों ने देखा, यूपी भी देखा, और ये आपको हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों तो, और 2010 तक 50% का बात कहा गया। ठीक है, यहाँ पे भी था 50%, हिमाचल, यूपी, सॉरी यूपी नहीं है, एमपी है, बिहार। देखिए 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें आपको ये वैधानिक शुरुआत किया गया था, किस बिल से चालू हुआ था, तो ये आपको 64वां नंबर का जो बिल आया उसी के अंतर्गत चालू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बिल को मुख्यमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, और इसमें देखिए
पारित नहीं हुआ, व्यापकगत हो गया और 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में आया और पारित करके ये 73वां वाला आया था। लेकिन ये सबसे पहला इसका मतलब वैधानिक शुरुआत कर दिया गया था उनके द्वारा, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। तो ये ध्यान रखना है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत दिया गया था। 73rd वाले में क्या म्यूनसिपैलिटी है आप लोग बताइएगा। 73वां वाला देखिए तो पंचायती राज प्रणाली वाला ही है, ठीक है। तो नगर पालिका वाला भी है, क्या बताइएगा। यहाँ 4 ही ऑप्शन है तो उसके अंतर्गत देख लीजिए कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए पंचायती राज में जुडिशियल रिव्यू थोड़ी ना आएगा, ये तो कोर्ट का है। भूमि सुधार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये आपका भारतीय संविधान में संशोधन के लिए आपको विधेयक लाया जा सकता है। तो कहाँ पे विधेयक लाइएगा। अगर मान लीजिए संविधान संविधान में आपको कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जॉइंट सीटिंग नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को पता है, मैंने बताया था। आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत ये किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम संशोधन, ये विधेयक कब लाया गया था। 1951 में लाया गया था। क्या लैंड रिफॉर्म्स को लेकर था, बिहार से चालू हुआ था, क्या आप लोग बताएंगे। ये देखिए निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लघु संविधान कहा गया है। तो अभी मैंने कितना बार बताया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 वाला है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो ये आपको काका साहब का लेकर, ये आपको ओबीसी के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी कमीशन, ईडब्ल्यूएस, ये सब ये करंट में भी रहा है। आप लोग ये बताएंगे जैसे कि यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से डीपीएसपी में कौन कौन चीज़ ऐड किया गया, आपको फंडामेंटल में कौन कौन ऐड किया गया, ये सब आपका जिम्मेवारी है, ये अच्छे से कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। या आप लोग आर्टिकल नंबर 340 के अंतर्गत देख सकते हैं ओबीसी का गठन, कमीशन का गठन, और काका साहब का लेकर का हुआ था। मंडल कमीशन भी बाद में आया था। ये सब आप लोग करंट में हम लोग डिस्कस भी किए थे, अगर देखना होगा तो PT65 देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो MC शीतलवाड़ थे, ये आपको मिल जाएगा, ये ईजी है, देख सकते हैं 1955 में। ये राज्य लोकसभा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल जो है उनके द्वारा, ये आपको जैसे अतुल प्रसाद हैं या कोई भी बनेंगे। तो आर्टिकल नंबर 315 से 30 तक ये रिवाइज करिएगा। मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन था। EM3 आ गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इतना डीप में भी पूछा हुआ था वीवीपैट। तो अगर याद होगा तभी बनेगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। देखिए इस बार 68वां में इस तरह का क्वेश्चन आया था तो लोग बहुत मतलब ये कर रहे थे। तो कटअप भी तो 91 चला गया ना, जहाँ 113-14 जाता था। तो 20-20 नंबर का गैप आ गया, 22-23 नंबर का। तो आपको हो सकता है 20 क्वेश्चन टफ डाल दिया गया तो कटअप भी कम गया। तो उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जो टफ क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन पे कटअप निकालने का प्रयास करना है। देखिए भारत के वरीयता क्रम में ये सीनियरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो इसमें देखिएगा तो ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में ये आपको देखने को मिलेगा। 29 जुलाई ये 1989 को जारी किया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग सबसे ऊपर, ये फिर मुख्य चुनाव ये आयुक्त, और ये कह आएंगे, फिर ये सब देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है ई उत्तर दिया गया है, मतलब कि इसमें कोई सेम पे आ गए होंगे, ये आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 300 आर्टिकल नंबर 300 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बताना है। तो देखिए 324 कितने से किससे है, ये आपको इलेक्शन कमीशन से है, क्या आप लोग बताइएगा। तो 300 किससे है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का है क्या। तो ये आप देख सकते हैं मुकदमा और कार्रवाई को लेकर है, ठीक है। तो ये आप लोग याद करेंगे, आर्टिकल पूछ लिया है। तो 76 में ये महान्यायवादी वाला है, और 148 में क्या वाला है, ये हम लोगों ने बता दिया। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति, मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसका रिव्यू करना है। तो सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में किस चीज़ का गठन करेगी। तो मान लीजिए फाइनेंशियल चीज़ के लिए फाइनेंशियल चीज़ का गठन होगा तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह कमेटी का ये नाम आप लोग याद रखेंगे। 243 का उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का यहाँ पे आ गया, ये आपको 68 BPSC का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, जो टॉप टॉप बोला जा रहा है, तो कट ऑफ 91 गया है जनरल का। तो उसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, ये राज्य का मंत्रिपरिषद, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। C नंबर आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, ठीक है। और कथनों पर विचार करना है। 73rd जो संशोधन अधिनियम आया, जो अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, विकेंद्रीकरण किसका किया गया, किस मतलब पावर में ये चीज़ किया गया। तो देखिए यहाँ पे निर्णय लेने की शक्ति को थोड़ा सा अलग कर दिया गया, मतलब कि लोकल लेवल पे भी मिल गया, मुखिया उखिया ये सबको पूर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा देखने को मिला। और यहाँ पे प्रशासनिक जो शक्ति है उसको भी देखने को मिला, लेकिन न्यायिक शक्ति का कोई भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया गया। ये अशोक मेहता समिति बोले भी थे, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, 3 नंबर नहीं होगा। तीन तीन को एलिमिनेट करिए, 3 को एलिमिनेट करिए, बी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है, ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होते हैं। तो मान लीजिए ये आप राज्यसभा में ये आपको चुनना है, प्रतिनिधित्व लाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ मनोनीत भी तो होते हैं, ये भी हो जाएगा, और नागरिक के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होते हैं, तो ये एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 129 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार तो होता है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन भी होता है, कॉलेजियम भी होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 21 वर्ष होना चाहिए, कितना बार डिस्कस कर लिए। तो देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन में भी 68वां में भी दम नहीं था, ये आपको देख के ही पता लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन ये भी कॉमन सेंस समझ जाएगा, लॉजिकल और थोड़ा सा एलिमिनेशन से। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद, ये उपभोक्ता विवाद निवारण, मतलब कि कंज्यूमर वाला जो विवाद होता है, उसके लिए ये चीज़ आप लोग देखिएगा। तो इसमें बताइए, देखिए यहाँ पर राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो ये बात कौन सा सही नहीं है, तो कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, तो ये भी आई थिंक कि हो सकता है। नहीं, ये देखिए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु एवं सेवा मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये भी गलत है आई थिंक। नहीं, ये भी सही है, ये चेंज कर दिया गया है, ये यूपीएससी का जो, सॉरी बीपीएससी का एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा ना, तो ये चेंज कर दिया। तो इसमें से कोई भी मतलब कि ये आपको गलत नहीं था, सब सही था। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक लेवल पे ये आपको पंचायत समिति का काम करता है। अभी हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया था। देखिए, अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, आप लोग कमेंट बताइएगा, हम लोग उसको पिन अप कर देंगे, ये करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपने तरफ से पूरा अच्छा से एक्यूरेसी रखने का प्रयास किया गया है। जहाँ पे जो टिक लग रहा है, जहाँ पे जो आपको एलिमिनेशन लग रहा है, वो हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, किसको, मतलब इसमें सबसे पहले किसको किया गया था। तो हम लोगों ने देखा था ऊपर ना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एनईएस, तो यही राष्ट्रीय विस्तार सेवा पहले लाया गया था। कब लाया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ये आप देखिए 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश में संविधान से लिया गया है। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हम लोग B10 से लिए हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग मेंस में पढ़ते होंगे, बताइएगा कमेंट में। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो रटा हुआ फैक्ट है, तो ये ईजी ही बोला जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 14 नवंबर 2021 को ये आपको प्रकाशित, यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार के सर्वेक्षण 5 NHFS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बनाया था, उसके अकॉर्डिंग बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में कितना था, 2020-22 में कितना हो गया है। तो अभी हम लोग का याद था, तो 1090 बस ऑप्शन 1 में था, तो हम लोगों ने करेक्ट कर दिया था। तो ये लेटेस्ट वाला अगर करंट पे पड़ा है तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो ये डाटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे बिहार का है, उसके अकॉर्डिंग बोला है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितना है, कितना परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, तो 2.5% कर रहा था। तो सी आंसर हो जाएगा। कौन सा है बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, ठीक है, सही है, पूछा है। तो ग्रेट रेट 2.5% की दर से है, तो सही है। सबसे कम विकास दर है बिहार में, अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, तो सही बात है, ये भी है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो ये आपको एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये पॉलिटी वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है बीपीएससी पीवाईक्यू। और भी सब्जेक्ट का लाना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग लेकर आएंगे जैसे जैसे टाइम परमिट्स होता है। और कोई जहाँ पे भी देखिए फैक्चुअल चीज़ है तो वहाँ एलिमिनेशन लग नहीं रहा, तो वहाँ पे उस तरह से जहाँ पे लगा वहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया, जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बताने का प्रयास किया। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोग कहीं से ना कहीं बुक से पढ़ ही रहे होंगे। ये अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग तो कम टाइम में रिवाइज करने का प्रयास किए थे। तो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और हमारे प्रेमो वर्ल्ड सिविल चैनल पर जाकर PT 65 का डिस्कशन सुन सकते हैं, और यहाँ पे घटना चक्र भी आप लोग सुन सकते हैं।